दोस्तों, क्या लंदन में आज इतिहास रचा गया? एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ उभरती हुई महाशक्ति चीन। लंदन के रॉयल लैंकास्टर होटल के बंद दरवाजों के पीछे ये दोनों देश आमने सामने बैठे थे। कहने को तो ये एक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायलॉग था, लेकिन असल में ये एक शतरंज की बिसात थी जिस पर आने वाले दशकों की दुनिया का भविष्य तय किया जा रहा था। इस बैठक में हर उस मुद्दे पर बात हुई जो आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को गरमाए हुए है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल से लेकर सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन तक और ताइवान के तनाव से लेकर इंडो पैसिफिक में बढ़ती सैन्य मौजूदगी तक, हर मुद्दे पर तीखी बहस और रणनीतिक दांव पेंच देखने को मिले। ऊपर से तो दोनों देश शांति और सहयोग की बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक व्यापारिक जंग और तकनीकी वर्चस्व की एलडीडी ढी जा रही थी। अमेरिका अपनी ग्लोबल लीडरशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं चीन दुनिया का नया बॉस बनना चाहता है। इस बैठक में दोनों ने एक दूसरे की ताकत को तौला, एक दूसरे की कमजोरियों को परखा और भविष्य के लिए अपनी अपनी रणनीतियों को और मजबूत किया। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या ये बैठक एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है, या फिर ये दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच एक नए तरह के रिश्ते की नींव रख रही है, जहां सहयोग और टकराव साथ साथ चलेंगे। क्या इस बैठक से दुनिया में शांति स्थापित होगी या फिर तनाव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं आज की इस इनसाइड रिपोर्ट में। आइए पर्दे के पीछे की ये युद्ध रणनीतियां समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल बैठक की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लंदन के रॉयल लैंकास्टर होटल में अमेरिकी और चीनी अधिकारी जब एक मेज पर बैठे तो हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य ताकतों के बीच शक्ति संतुलन की एक जटिल कोशिश थी। एजेंडे में सबसे ऊपर था रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा। जैसा कि आप जानते हैं, आज के मॉडर्न गैजेट्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ इन खनिजों पर निर्भर करता है और इस मार्केट पर चीन का लगभग एकाधिकार है। अमेरिका इस निर्भरता को कम करना चाहता है और चीन इस एकाधिकार को अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बैठक में दूसरा बड़ा मुद्दा था सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का। चिप्स, जो आज की डिजिटल दुनिया का दिमाग है, उनके प्रोडक्शन को लेकर दोनों देशों में एक अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप टेक्नोलॉजी देने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन अपनी खुद की आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खाड़ी करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इस बैठक में अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं चीन ने इन प्रतिबंधों को आर्थिक दादागिरी करार दिया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और साउथ चाइना सी में उसके दावों पर भी तीखी नोकझोंक हुई। इन सब तनावों के बीच रूस अफ्रीका में चीन के बढ़ते निवेश का मुद्दा भी उठा। अमेरिका को चिंता है कि चीन अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके और रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके एक नया पावर ब्लॉक बना रहा है, जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती देगा। चीन ने इसे अपना स्वतंत्र व्यापारिक फैसला बताया और अमेरिका पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर ये बैठक शांति की चादर में लिपटी एक व्यापारिक और रणनीतिक जंग थी। दोनों देश एक दूसरे को समझ रहे थे, अपनी अपनी रेड लाइंस बता रहे थे और भविष्य के टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अब चलते हैं मॉस्को, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस, जो अब तक चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त बताता आया है, उसकी एक नई खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है। इस रिपोर्ट में पहली बार चीन को रूस के लिए एक संभावित खतरा बताया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में रूस और चीन ने नो लिमिट्स यानी असीमित दोस्ती का ऐलान किया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों देश मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत ध्रुव बनाएंगे, लेकिन अब क्रेमलिन के अंदर से ही इस दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि रूस को अब चीन की बढ़ती ताकत और उसके इरादों पर शक होने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी खुफिया एजेंसियां इस बात से चिंतित हैं कि चीन सेंट्रल एशिया और आर्कटिक जैसे इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिन्हें रूस पारंपरिक रूप से अपना बैकयार्ड मानता आया है। रूस को डर है कि चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके इन क्षेत्रों में रूस के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा रूस को यह भी लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध में चीन ने उसे उतना खुलकर समर्थन नहीं दिया जितनी उसे उम्मीद थी। चीन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए बहुत संभल कर कदम उठाए हैं, जिससे मॉस्को में कई लोग नाराज हैं। इस रिपोर्ट का लीक होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये शायद क्रेमलिन की तरफ से बीजिंग को एक सीधा संदेश है कि रूस को हल्के में न लिया जाए। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अगर रूस और चीन के संबंधों में ये दरार और बढ़ती है, तो इसका असर पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ी रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देश इस स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये घटना हमें बताती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कितने जटिल और अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसी बीच भारत से एक ऐसी खबर आई है जो देश के बढ़ते आर्थिक और सामरिक कद को दर्शाती है। केरल के विजिंजाम पोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक MSC इरिना का पहुंचना एक ऐतिहासिक पल है। ये महज एक बड़े जहाज का आना नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के खेल में एक बेढा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है।
विजनजाम पोर्ट अपनी रणनीतिक लोकेशन और प्राकृतिक गहराई के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के बहुत करीब है, जिसका मतलब है कि बड़े बड़े मदर वेसल्स को अब सामान उतारने के लिए कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक भारत के छोटे पोर्ट से सामान पहले इन ट्रांसशिपमेंट हब्स पर जाता था और फिर वहां से बड़े जहाजों में लादकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। विजनजाम जैसे डीप वाटर पोर्ट के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद भारत न केवल अपने करोड़ों डॉलर बचाएगा, बल्कि वो खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सामरिक पकड़ भी मजबूत होगी। चीन के स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत अपनी बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर एक मजबूत जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। यह डेवलपमेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी बहुत बड़ा इंपल्स देगा। जब देश में ही वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और ज्यादा आकर्षित होंगी। विजनजाम की सफलता भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह दिखाता है कि भारत अब चुपचाप बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने के लिए बीडी डे और साहसिक कदम उठा रहा है। ये भारत के आर्थिक उदय की एक मजबूत कहानी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब रुक करते हैं जापान की तरफ, जहां से एक बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। ओकिनावा में स्थित कार्डिना एयरबेस, जो जापान में सबसे बीढ़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, वहां एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ है। इस घटना ने पूरे देश में सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ डाच दी है। कार्डिना एयरबेस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से अमेरिका, चीन और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखता है। ऐसे संवेदनशील ठिकाने पर विस्फोट होना कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसने जापान की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। इस घटना के तुरंत बाद जापानी आत्मरक्षा बल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बेस के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। जापानी सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब जापान अपनी शांतिवादी संविधान की सीमाओं को लांघकर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों ने जापान को अपनी रक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ओकिनावा के लोगों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लेकर पहले से ही काफी गुस्सा है और इस तरह की घटनाएं उस गुस्से को और भड़का सकती हैं। ये विस्फोट जापान के लिए एक वेकअप कॉल है। ये उसे याद दिलाता है कि वो एक अस्थिर और खतरनाक पडीडोस में रहता है। इस घटना के बाद ये संभावना और भी आंच गई है कि जापान अपनी आत्मरक्षा बलों को और ज्यादा शक्तियां देगा और अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को और गहरा करेगा। हो सकता है कि जापान अब अपनी खुद की आक्रामक मिसाइल क्षमताएं विकसित करने पर भी विचार करे, ताकि वो किसी भी संभावित हमले का जवाब दे सके। ये घटना जापान की सुरक्षा नीति में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का कारण बन सकती है, जिसका असर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर पेड़ी रहेगा। दोस्तों, दुनिया में चल रही इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर पश्चिमी देश भी अपनी नई चालें चल रहे हैं। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर एक नया रणनीतिक गठजोड़ बनाते दिख रहे हैं, जिसकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। ये देश समझ चुके हैं कि अब अकेले खड़ी रीढ़े रहकर चीन और रूस जैसी ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के अलावा ये देश अपने द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि एक ज्यादा लचीला और मजबूत पश्चिमी ब्लॉक बनाया जा सके। ये एक मल्टी लेयर्ड रणनीति है, जिसमें हर देश अपनी खास ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस अब खुद को एक महासागर शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। उसका ध्यान केवल यूरोप पर नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक और दुनिया भर के महासागरों पर है। फ्रांस के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो उसके द्वीपीय क्षेत्रों के कारण है। फ्रांस इस ताकत का इस्तेमाल करके डीप सी माइनिंग, समुद्री संसाधनों और ग्लोबल शिपिंग लेन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये फ्रांस की तरफ से चीन की मैरीटाइम सिल्क रोड रणनीति का एक सीधा जवाब है। फ्रांस ये संदेश दे रहा है कि महासागरों पर किसी एक देश का दबदबा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम अपनी न्यूक्लियर डिफेंस क्षमताओं पर फोकस कर रहा है। ब्रेक्जिट के बाद यूके दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी परमाणु पनडुब्बियां इस पहचान का एक बड़ा हिस्सा हैं। कनाडा, जो अब तक अपनी शांत और डिप्लोमेटिक विदेश नीति के लिए जाना जाता था, अब अपनी संप्रभुता को लेकर ज्यादा मुखर हो रहा है। खासकर आर्कटिक क्षेत्र में, जहां रूस और चीन की गतिविधियां भी आज रही हैं, कनाडा अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ये तीनों देश मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पश्चिमी ब्लॉक के पास हर चुनौती का जवाब देने के लिए अलग अलग तरह के हथियार और रणनीतियां हों।